डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर फर्स्ट लेक्चर ऑफ सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। आज की क्लास में हम ये देखेंगे कि सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है, ये कब कब बनी और क्यों शुरू की गई, और इसके आखिर में हम एक दो एग्जांपल्स देखेंगे कि सी प्रोग्रामिंग को हम कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। और इस कोर्स में हम सारा सी प्रोग्रामिंग के बारे में पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर आज का। तो सबसे पहले हम ज़रा इंट्रोडक्शन में देखते हैं कि सी है क्या। सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि बहुत ज़्यादा क्लोजली एसोसिएट है यूनिक्स प्रोग्रामिंग के साथ। इट वाज फर्स्ट डेवलप्ड इन बेल लैब के अंदर बनी थी। मोस्ट ऑफ द प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जो हैं वो रिटन की जाती हैं, वो लिखी जाती हैं सी के अंदर, और बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स जो आपके ऐसे हैं जो कि सी के अंदर बने थे। ठीक है, मैंने अपने आइडियाज़, बहुत सारे आइडियाज़ जो हैं वो BCPL लैंग्वेज से लिए गए और उसको सी लैंग्वेज के अंदर बनाया गया। ठीक है, थोड़ा सा हम इसका हिस्ट्री देखते हैं कि 1972 में क्या हुआ था। डेनिस रेटिक ने बेल लैब के अंदर सी लैंग्वेज को बनाया था, जो कि रेवोल्यूशनरी वर्ल्ड कंप्यूटिंग वर्ल्ड के अंदर एक रेवोल्यूशन लेके आई है। From the beginning, C was intended to be useful for the busy programmers to get the things done. शुरू में ये होता था कि प्रोग्रामर्स जो है उसको सी लैंग्वेज को यूज़ करते थे ताकि वो चीज़ों को पावरफुली और डोमिनेटली लैंग्वेज को सफल कर सकें। और उसके बाद अभी जो है मोस्ट ऑफ द प्रोग्रामर्स दे यूज द सी लैंग्वेज। व्हाई दिस लैंग्वेज इज नेम्ड एज सी, ये इसको हम सी क्यों कहते हैं? मेनी ऑफ द आइडियाज ऑफ सी लैंग्वेज वर डिराइव्ड फ्रॉम द बी लैंग्वेज। एक पहले इससे लैंग्वेज होती थी दैट वाज नोन एज बी लैंग्वेज, तो बहुत सारे आइडियाज जो हैं वो बी लैंग्वेज से हमने लिए गए, या BCPL और CPL लैंग्वेजेस जो प्रीवियस वर्जन हैं बी लैंग्वेज के, वहाँ से हमने डिराइव किए। तो बहुत सारे फीचर्स इसके बी लैंग्वेज से आए हैं, तो इसलिए उसको, और नए फीचर्स भी इसके अंदर ऐड किए गए हैं, तो इसलिए हमने इसको सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का नाम दिया। ठीक है, नाउ आगे देखते हैं व्हाट इज अबाउट सी। अबाउट सी में ये है कि हमारे पास सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का प्रोग्राम का डिज़ाइन कैसा होगा, उसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, उसकी अप्रोच कैसी होगी, ये सारी बातें हम अपने इस पूरे कोर्स में देखेंगे। सी हमारे पास एक स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का ये मतलब है कि इसके अंदर हम लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन भी करते हैं, और अगर हम चाहें तो एक ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स को भी एट द सेम टाइम एग्जीक्यूट करवा सकते हैं। और ये सी लैंग्वेज जो है ये हर तरह के फंक्शंस को सपोर्ट करती है, मेंटेनेबिलिटी भी है, रीयूजेबिलिटी भी इसके अंदर आती है। स्मॉलर चंक्स को आप मॉड्यूल्स भी बना सकते हैं और उन मॉड्यूल्स को भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अंदर कमेंट्स भी लिखे जा सकते हैं फॉर रीडेबिलिटी ऑफ अनदर प्रोग्रामर, किसी दूसरे प्रोग्रामर की रीडेबिलिटी के लिए आप क्या कर सकते हैं, कमेंट्स भी लिख सकते हैं। और ये बहुत ज़्यादा पावरफुल लैंग्वेजेस है। इसके अंदर आप वेरिएबल्स और उसको डिक्लेयर कैसे करते हैं वो भी देख सकते हैं, फंक्शंस कैसे यूज़ किए जाते हैं, स्टेटमेंट्स एंड एक्सप्रेशंस कैसे यूज़ की जा सकती हैं, ये सारी चीज़ें हम इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर देखेंगे। अभी थोड़ी देर में हम इसकी एक एग्जांपल भी देखते हैं, उस एग्जांपल से आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि व्हाट इज़ ऑल अबाउट, व्हाट्स गोइंग टू बी हैपन। ओके जी, नाउ दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ अ सी प्रोग्राम। ठीक है, आपके पास सबसे पहले क्या होता है, एक कंपाइलर होता है। वो कंपाइलर क्या करेगा, आपके प्रोग्राम को रन करेगा। उस कंपाइलर के साथ, कंपाइलर के अंदर मुख्तलिफ फंक्शंस होंगे, मुख्तलिफ ऑपरेटर्स यूज़ हो रहे होते हैं, वो बहुत सारी एक्सप्रेशंस यूज़ हो रही हैं, वेरिएबल्स यूज़ हो रहे हैं, कॉन्स्टेंट्स यूज़ हो रहे हैं, वो फ्लो ऑफ कंट्रोल स्टेटमेंट्स यूज़ हो रही हैं। ये सारी चीज़ें इस सी प्रोग्रामिंग के अंदर यूज़ हो रही हैं। अभी कैसे यूज़ होंगी हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। आज की एक छोटी सी एग्जांपल में हम एक हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम बनाएंगे, थोड़ी देर में बनाते हैं। उस हेलो वर्ल्ड के अंदर हम क्या करते हैं कि हम ये देखेंगे कि वो प्रोग्राम स्टार्ट कैसे किया जाएगा, उसके अंदर हेडर फाइल्स कौन सी यूज़ होंगी, उसके अंदर वेरिएबल्स कौन से यूज़ होंगे, और कैसे आपकी स्क्रीन के ऊपर वो एग्जीक्यूट होगा, और उस कैसे एक्जी फाइल क्रिएट होगी। ये सारी चीज़ें अभी हम देखते हैं। तो स्ट्रक्चर ऑफ अ सी प्रोग्राम में क्या होता है, we need to have the basic knowledge of these things। हमारे पास इन 6 चीज़ों के बारे में बहुत ज़्यादा बेसिक नॉलेज होना चाहिए। उसमें सबसे पहले है आपके पास कैरेक्टर सेट, कि सी का कैरेक्टर सेट क्या है वो भी हम देखते हैं। सी के अंदर कौन कौन से कीवर्ड्स यूज हुए हैं, उसका जनरल स्ट्रक्चर क्या है प्रोग्राम का, हाउ टू एंड वन स्टेटमेंट, एक स्टेटमेंट को हम एंड कैसे करते हैं, हाउ टू फ्री फॉर्मेट लैंग्वेज कैसे होती है, कि हम उसमें कैसी कैसी चीज़ें लिख सकते हैं, कैसे कैसे फॉर्मेट्स लिख सकते हैं। एंड लास्ट में हम ये देखेंगे व्हाट आर द हेडर फाइल्स एंड व्हाट आर द लाइब्रेरी फंक्शंस। नाउ सी कैरेक्टर सेट क्या होता है, सी डज नॉट यूज एवरी कैरेक्टर सेट एंड कीवर्ड्स
सारे कीवर्ड या सारे कैरेक्टर सेट्स हम इसके अंदर यूज नहीं कर सकते। On modern computers, the only character set that C language uses is as follows. क्या क्या यूज करता है सी करेक्टर सेट? आपके पास कैपिटल लेटर्स को वो यूज करेगा फ्रॉम ए टू जी, स्मॉल लेटर्स को वो यूज करेगा फ्रॉम ए टू जी, एंड डिजिट्स को वो यूज करेगा। आपके सी करेक्टर सेट के अंदर डिजिट्स आ सकते हैं फ्रॉम 0 till 9, एंड सम स्पेशल करेक्टर्स जो कि आपको यहाँ पे स्क्रीन पे नजर भी आ रहे हैं, ये वाले सारे स्पेशल करेक्टर्स भी आप यूज कर सकते हैं। उसके अलावा आप स्पेस, कॉमा, फुल स्टॉप एंड डबल कोट्स एंड सिंगल कोट्स ये भी यूज कर सकते हैं, और ऑपरेटर्स भी यूज कर सकते हैं आप सी करेक्टर सेट के अंदर, दैट इज प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, इक्वलिटी, ये सारे ऑपरेटर्स भी आप यूज कर सकते हैं आपके सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर। आगे चलते हैं जी, हमारे पास कुछ कीवर्ड्स हैं सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर। उन कीवर्ड्स का ये मतलब है, कीवर्ड ये होता है कि आपके पास एक खास मतलब है इन वर्ड्स का। ये वर्ड्स आप किसी और मकसद के लिए यूज नहीं कर सकते सी के अंदर जब आप प्रोग्रामिंग कर रहे होंगे, ठीक है। सो दीज कीवर्ड्स विल यूज फॉर अ स्पेशल पर्पस, फॉर अ स्पेशल मीनिंग, ठीक है। कंपाइलर के पास उनका स्पेशल मीनिंग है। जैसे अगर हम लिखें एक वर्ड हम लिखते हैं, एक कीवर्ड हम लिखते हैं फॉर, ठीक है। नाउ फॉर कैन नॉट बी यूज्ड एज अ वेरिएबल नेम और फॉर एनी अदर पर्पस। फॉर का एक खास पर्पस है जो कि उसी पर्पस के लिए यूज होगा, दैट इज फॉर लूप, ठीक है। फॉर हमारे पास लूप है। इसी तरह से बहुत सारे कीवर्ड्स हैं, अभी हम देखते हैं उन कीवर्ड्स के लिए क्या करना होगा कि वो कीवर्ड्स एक खास मकसद के लिए यूज होते हैं, उसके अलावा उनका कोई मकसद भी नहीं हो सकता, आप उसको एज अ वेरिएबल नेम के तौर के ऊपर इस्तेमाल नहीं कर सकते। सो द मीनिंग कैन नॉट बी चेंज एट एनी इंस्टेंस। तो उन वर्ड्स का मीनिंग जो है वो किसी भी इंस्टेंस के ऊपर चेंज नहीं कर सकते आप। सर्व एज बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स फॉर द प्रोग्रामिंग स्टेटमेंट। ये जो वर्ड्स होंगे ये बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के, और सारे जितने भी कीवर्ड्स हम लिखेंगे वो लोअर केस में लिखेंगे, अपर केस में नहीं लिख सकते, लोअर केस में लिखेंगे, और ये हमारे पास कीवर्ड्स हैं। नाउ दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ अ प्रोग्राम। ये हमारे पास आपका बेसिक स्ट्रक्चर है सी प्रोग्राम का। आपके पास सबसे पहले दो जो ऊपर हैश इंक्लूड लिखा हुआ है, दिस हैश इंक्लूड इज अ एक्सेस स्पेसिफायर। ये स्पेसिफाई करता है कि मेरे पास एक हेडर फाइल होगी, वो मुझे इंक्लूड करवानी है, एंड .h इज द एक्सटेंशन ऑफ दिस हेडर फाइल, एंड stdio एंड .io ये आपके पास दो हेडर फाइल्स हैं। उसके बाद आप पॉइंट ऑफ एंट्री पे जाएंगे। एंट्री यहाँ से होती है आपके किसी भी प्रोग्राम की मैन फंक्शन के थ्रू। जब तक आपका मैन फंक्शन नहीं होगा आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं होगा। यू हैव टू राइट द मैन फंक्शन हमेशा, and main function is started with the small bracket and ending with the small bracket। और उसके बाद जब parentheses आपके पास आ जाती हैं, ब्रेसेस जब आपके पास आ जाती हैं, तो आपने उसके अंदर अपना पूरा प्रोग्राम इंडिकेट करना होता है फ्रॉम स्टार्टिंग टिल एंडिंग। सारा प्रोग्राम आपका इन दो ब्रैकेट्स के अंदर लाई करेगा। अभी हम इसका देखते हैं, थोड़ी देर में इसकी इम्प्लीमेंटेशन भी देखते हैं। उससे पहले हम ये देख लें व्हाट आर द हेडर फाइल्स। हेडर फाइल्स आर दोज फाइल्स that are specified that include in the include section that is known as header file। include section के अंदर जो भी फाइल आपकी होगी वो हम क्या कहलाएंगी, हेडर फाइल कहलाएगी। they are pre-compiled files, वो पहले से कंपाइल की जा चुकी होती हैं और वहाँ पे रख दी जाती हैं, और उसका कोई फंक्शन हम उठा के अपने प्रोग्राम के अंदर यूज कर रहे हैं। जैसे अगर हम प्रिंट करते हैं कोई भी चीज स्क्रीन के ऊपर, तो हम printf लिखेंगे। अब printf कैसे वर्कआउट करता है ये हमें नहीं मालूम, तो हम हेडर फाइल्स के थ्रू उसको अपने प्रोग्राम के अंदर ले आते हैं। You can call those functions in our program by supplying the parameters। हम उसको पैरामीटर्स देते हैं और वो सारा का सारा फंक्शन उठ के हमारे प्रोग्राम के अंदर आ जाता है। और हेडर फाइल्स की एक्सटेंशन होगी .h, एंड C का सोर्स फाइल की एक्सटेंशन होगी .c, ठीक है। जो हेडर फाइल की एक्सटेंशन होती है उसको हम .h से डिनोट करते हैं, तो जब सोर्स फाइल हम क्रिएट करेंगे तो उसको हम देंगे .c का नाम। अब मेन फंक्शन क्या होता है? Main function is the entry point of any program। ये किसी भी प्रोग्राम की एंट्री पॉइंट होती है। जब भी एक फाइल को एग्जीक्यूट करेंगे तो स्टार्टिंग पॉइंट इज योर मैन फंक्शन, ठीक है। From this main function the flow goes over the programmer choice। इस मैन फंक्शन से फ्लो क्या होगा, प्रोग्रामर की चॉइस के ऊपर जाएगा। There may or may not be other functions written by the user in a program। उसके अलावा आप कोई और फंक्शन लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिख सकते, डिपेंडिंग ऑन योर चॉइस। आपकी चॉइस पे डिपेंड करता है, आप लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं, आप नहीं लिखना चाहते तो ना लिखें। मैन फंक्शन इज कंपलसरी, लेकिन मैन फंक्शन आपने लाजमी लिखना है। जब तक आप मैन फंक्शन नहीं लिखेंगे तो आपके प्रोग्राम के अंदर
एरर्स आना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। नाउ यू हैव टू राइट अ प्रोग्राम, यू हैव टू टाइप द प्रोग्राम, उसको सेव करेंगे, सेव करने के बाद कंपाइल करेंगे और कंपाइल करने से आपके पास एग्जीक्यूटेबल फाइल उसकी क्रिएट हो जाएगी और फिर आप उसको रन करेंगे, ठीक है। एक्चुअली द exe फाइल क्रिएटेड आउट ऑफ द कंपाइलेशन, ठीक है, और उसकी जो एक्सटेंशन होगी वो .c नहीं होगी बल्कि .exe होगी। आप उसको भी रन करें तो भी आपका प्रोग्राम रन हो जाएगा और आप अपने सोर्स फाइल के अंदर ही अपने प्रोग्राम को रन करें तब भी रन हो जाएगा। डिफरेंट कंपाइलर्स वी हैव डिफरेंट ऑप्शंस फॉर कंपाइलिंग एंड रन, ठीक है। नाउ अब हम ये देखते हैं व्हाट आर द टोकन्स। टोकन्स जो होते हैं, स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट इन अ सी प्रोग्राम इज नोन एज टोकन। सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट जो होगा उसको हम टोकन कहेंगे। इन सोर्स प्रोग्राम द बेसिक एलिमेंट इज रिकॉग्नाइज्ड बाय द कंपाइलर इज नोन एज टोकन। जो सबसे बेसिक एलिमेंट जो हमारा कंपाइलर समझता है उसको हम टोकन कहते हैं। A token is a source text that the compiler does not break down into components. Token वो चीज होगी जिसको आपका जो कंपाइलर है वो स्मॉलर कंपोनेंट्स के अंदर डिवाइड नहीं करता, बल्कि दिस इज द स्मॉलेस्ट कंपोनेंट जो कि आपके कंपाइलर को पता है। अब सी के अंदर 6 तरह के टोकन्स हैं, मुख्तलिफ तरह के। सबसे पहले जितने भी हमारे कीवर्ड्स हैं, दे आर द टोकन्स फॉर द कंपाइलर। देन आपके पास जितने भी आइडेंटिफायर हैं, जैसे आपका मैन फंक्शन है, जैसे आपके डिफरेंट बाकी फंक्शंस हैं, दे आर आल्सो नोन एज टोकन्स। देन आपके पास कांस्टेंट्स और वेरिएबल्स जितने भी हैं, दे आर आल्सो टोकन्स टू द कंपाइलर। देन द स्ट्रिंग्स, जितनी आप स्ट्रिंग्स यूज करेंगे, आप नेम अपना यूज करते हैं अपने प्रोग्राम के अंदर या कोई भी तरह के नेम्स जो कि डबल कोट्स के अंदर आप लिखेंगे, दे आर टोकन्स टू द कंपाइलर। देन स्पेशल कैरेक्टर्स आर द टोकन्स टू द कंपाइलर। देन ऑपरेटर्स प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड इक्वालिटी, these are also the tokens। इन सारों को वो टोकन के तौर पे डील करता है। C programs are written using the tokens and the general syntax is this one। This is an example of your C program। अभी हम इसको रन करके भी देखते हैं, ठीक है। तो आपके पास ये प्रिंट एफ क्या है, एक टोकन है। आपके पास अब हेलो वर्ल्ड जो उसके अंदर लिखा हुआ है ये एक स्ट्रिंग का टोकन है, ठीक है। और द स्टेटमेंट टर्मिनेटर इज द सेमीकोलन। ये जो हेलो वर्ल्ड के आखिर में ब्रैकेट के बाद जो लिखा है, दिस सेमीकोलन इज द टोकन फॉर द कंपाइलर के यहाँ पे एक स्टेटमेंट एंड हो गई है। अभी हम इस प्रोग्राम को रन करके देखते हैं थोड़ी देर में। अच्छा, अभी उसके लिए आपके पास एक सॉफ्टवेयर होना चाहिए, दैट इज नोन एज DEV dev। आप इस डेव को नेट से इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। आप जाएंगे गूगल पे, आप यहाँ से जाएंगे google.com पे और यहाँ जाके आप यहाँ पे लिखें dev C++ डाउनलोड, ठीक है। आप ये डेव की ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पे जाके आप इसको डाउनलोड करके अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से डाउनलोड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा। ओके जी, अब चलते हैं इस डेव की एनवायरनमेंट के अंदर। ये डेव का हमारा एनवायरनमेंट है, तो यहाँ पे हम जाएंगे सबसे पहले न्यू फाइल पे, फाइल न्यू एंड सोर्स फाइल पे क्लिक करेंगे। दिस इज योर सोर्स फाइल। तो इसके अंदर अभी हम लिखते हैं, सबसे पहले आपके पास होती है इन हेडर। हेडर के लिए आपको हैश इंक्लूड लिखना पड़ेगा, तो मैं लिखता हूँ हैश इंक्लूड। पहली हेडर फाइल लिख दी, हेडर stdio.h। देन सेकंड हेडर फाइल इंक्लूड कराएंगे, दैट इज नोन एज co.io.h। ये दो हेडर फाइल्स हैं जो कि आपके पास बेसिक प्रोग्राम के अंदर यूज होंगी। एंड अभी मैंने बात की थी हमारे पास मैन फंक्शन लाजमी होना चाहिए। मैन फंक्शन स्टार्ट किया और मैन फंक्शन की बॉडी के अंदर हम अपना प्रोग्राम लिखेंगे। हमारा पहला प्रोग्राम होता है हमेशा कि हम स्क्रीन के ऊपर प्रिंट करवाते हैं हेलो वर्ल्ड को। दिस इज माय हेलो वर्ल्ड। और प्रिंट एफ एक स्टेटमेंट है जो कि आपके पास कोई भी चीज स्क्रीन के ऊपर प्रिंट करवाएगी एंड एंडिंग विद द सेमीकोलन। दिस इज द सेमीकोलन। ये आपको ये बताता है कि यहाँ पे आपका प्रोग्राम एंड स्टेटमेंट एंड होगी। देन यू हैव टू राइट गेट ch with a bracket, starting bracket and ending bracket and with the स्टेटमेंट टर्मिनेटर। इसको स्टेटमेंट टर्मिनेटर भी कहते हैं, जो आपके पास सेमीकोलन पड़ा हुआ है और जहाँ पे आपका प्रोग्राम एंड हो जाता है। अब हमारे पास दो स्टेप्स होंगे। द फर्स्ट स्टेप इज यू हैव टू गो टू एग्जीक्यूट और यहाँ पे हम करेंगे कंपाइल। जैसे ही कंपाइल पे क्लिक करेंगे तो आपकी हेडर फाइल्स आपको कह रहे हैं कि सेव करें। मैं इसको सेव कर देता हूँ किसी भी नाम से, यहाँ पे सेव कर दिया। जैसे ही आप कंपाइल पे क्लिक करेंगे तो वो आपकी हेडर फाइल्स को जोड़ेगा विद योर
एक्चुअल प्रोग्राम, ठीक है। एंड इफ इट कंटेन्स एनी एरर्स, अगर कोई एरर्स आते हैं तो वो यहाँ पे एरर्स को शो कर देगा। इन आवर केस यहाँ पे कोई भी एरर और कोई भी वार्निंग नहीं आ रही, ठीक है। तो अब हम इधर एग्जीक्यूट पे जाते हैं और इसको रन पे क्लिक करते हैं, तो ये मेरा प्रोग्राम मेरे पास रन होके आ गया, हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ आ गया। सो दिस इज द एक्चुअल एक्जी फाइल जो हमने नीचे बनाई है पहले, दैट वाज सोर्स फाइल। और जैसे ही हमने उसको रन किया है तो एक्जी फाइल आपके पास क्रिएट होके और रन होके आ गई है। सो यहाँ पे हम अपना आज का लेक्चर ख़त्म करते हैं। तो दैट्स ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। Stay tuned to our channel. We'll come back for another series of the programs and another series of lectures. So stay tuned. Allah Hafiz. Thank you. Thank you.